हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये जो है ये पार्ट 3 है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जो यूजफुल रहेगा सभी यूपीएससी, एसएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए। एंड अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे, सो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले एक बार उनको देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी ऑफ द टॉपिक। सो अभी तक हमने डिस्कस किया था कैसे जो ब्रिटिशर्स है वो 1600 में इंडिया में आए थे मियर एज अ ट्रेडर्स, एंड कैसे फिर उन्होंने अपना पूरा एक कब्जा किया इंडिया के प्रोविंसेस पे। एंड ग्रेजुअली कुछ पार्ट से लाइक बंगाल, मद्रास से कैसे उन्होंने पूरा नॉर्थ, साउथ एंड मिडिल इंडिया को कवर किया। एंड कैसे उन्होंने वहाँ पे अपना कंप्लीट मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया इंडिया में। एंड देन हमने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके फीचर्स को। एंड देन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देन वी हैव डिस्कस चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था। देन वी हैव डिस्कस चार्टर एक्ट ऑफ 1853, and now one of the most important act, that's गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये एक्ट इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम देखिए 1858 से पहले जस्ट 1 ईयर बैक 1857 यहाँ पे होती है हमारी सिपॉय म्यूटिनी, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। सो दैट्स वाई अगर कोई भी चीज एक सच अ मैसिव और सिग्निफिकेंट रिवॉल्ट के बाद होती है तो सब चाहेंगे कि हम उसको सप्रेस करें। एंड सेम विद द ब्रिटिशर्स, जस्ट टू प्लीड द इंडियन पीपल, जस्ट टू प्लीड द इंडियन रूलर्स, उन्होंने एक ऐसा एक्ट लाया जिसको उन्होंने नाम भी एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा। एंड ना यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से कंप्लीट एक पॉलिसी चेंज आती है ब्रिटिशर्स की। जो ब्रिटिशर्स अभी तक रूलर्स एंड राजा महाराजाओं से लड़ रहे थे एंड वहाँ की जमीन पर कब्जा कर रहे थे, यहाँ से उनका कंप्लीट एक पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अब रेदर देन सप्रेसिंग द इंडियन रूलर्स, ये उनके साथ मिलके जो है इंडियन के जो लोग थे उनको सप्रेस कर रहे थे। एंड अगर यहाँ से अगर मैं देखूं तो ब्रिटिशर्स ये दिखाना चाहते थे कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया में। अगर वो चले जाते तो कितनी सारी चीजें जो रुक जाएंगी। एंड यहीं से जो ब्रिटिशर्स ने है ऑन पेपर्स ओनली, ऑन पेपर्स ये भी दिखाना चालू कर दिया कि हम जो है इंडियंस की हेल्प कर रहे हैं एंड इंडियंस के थ्रू इनकी हेल्प कर रहे हैं। लाइक जो इन ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, उसमें काफी इनडायरेक्ट वे में इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाया गया। एंड लोगों को ये दिखाया गया कि कहीं ना कहीं इंडियन का भी पार्टिसिपेशन है इन सारी पॉलिसीज, इन सारी फ्रेमवर्क्स में। एंड सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंजेस इसमें आए थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको कंप्लीट समवेयर अराउंड 100 ईयर्स हो गई थी इंडिया में, मोर देन 100 ईयर्स, उसको एबॉलिश कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी पावर्स ट्रांसफर कर दी ब्रिटिश क्राउन के अंदर। इन शॉर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने सारी ट्रांसफर कर दी पावर्स, वेदर इट रिस्पेक्टिव टू गवर्नमेंट, रेवेन्यूज एंड इवन टेरिटरीज। सो नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ द एक्ट। सो सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि सारी पावर्स को ट्रांसफर कर दिया। सो दैट्स वाई अब जो भी रूल्स किए गए इंडिया में, जो भी न्यू रेगुलेशंस पास किए गए, उनको रेदर देन ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जगह ऑल दोज रेगुलेशंस हैज बीन टेकन इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, मींस क्वीन के नेम पे हम जो है सारे डिसीजंस लेंगे। हम इन दैट सेंस कि जो उस टाइम की ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी। नाउ अभी तक जो था हमारे कंट्री में वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। नाउ अगर आप देखो तो गवर्नर जनरल इसलिए भी हुआ करते थे क्योंकि ये जो पोजीशन है इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ मिलिट्री। बट जैसे मैंने बताया कि नाउ जो पर्सपेक्टिव है ब्रिटिशर्स का, वो काफी चेंज हो गया। एंड नाउ दे वांट टू रूल नॉट बाय मिलिट्री बट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। सो इसीलिए गवर्नर जनरल को चेंज करके अब जो है एक नई पोस्ट निकाल दी ब्रिटिशर्स ने, एंड दैट्स वायसराय ऑफ इंडिया। एंड जो ये वायसराय था ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया में। इन शॉर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया में। एंड जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहले वायसराय ऑफ इंडिया बने। नाउ अभी तक जो था ड्यूल गवर्नमेंट चल रही थी, डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, जहाँ पे एक
बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को देखता था, एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये बिजनेस पर्सपेक्टिव पे काम करते थे। लेकिन सिंस अब सिर्फ एक सिंगल पर्सन रहेगा जो अकाउंटेबल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अगेंस्ट और क्वीन के क्वीन के लिए, दैट्स वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसलिए इन दोनों जो एक पास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के, इसको एबॉलिश कर दिया इन दिस एक्ट। इसकी जगह एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया, एंड इसको कंप्लीट पावर एंड अथॉरिटी दी गई ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसके जो मेंबर्स थे वो 15 मेंबर्स थे, जिसको 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड इनका जो मेन काम था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करना। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी जो वाइसराय को एडवाइस देती थी कि व्हाट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन नीड टू बी देयर फॉर इंडियंस। ये जो 1858 का प्रोविजन था ये लार्जली जो है इसको यहीं तक कन्फाइन किया गया था कि यहाँ से हम डिस्कस करेंगे एक कुछ प्रोसेस एंड मशीनरीज के कैसे जो इंडियन गवर्नमेंट को है वो सुपरवाइज और रूल किया जाए बाय इंग्लैंड एंड थ्रू इंग्लैंड। It did not substantially alter the way the system of the government prevailed in India. So as discussed, so उन्होंने इस पॉलिसीज के थ्रू ये किया कि कैसे हम इंडिया को कंट्रोल करें, राइट। इन इंग्लैंड में होते हुए कैसे इंडिया पे हम कंट्रोल रख सकते हैं और कैसा मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो अभी भी जो कोर कंसेप्ट है रूल करने का इंडिया का, बेसिकली जो प्राइम मोटिव है वो यही है कि टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। दो अब प्रोसेस चेंज हो गया, मशीनरी चेंज हो गई, बट अभी भी जो सोल मोटिव है वो सेम है, टू टू सप्रेस द इंडियंस एंड टू अर्न मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडिया। एंड अब इसके बाद जो है लगातार टाइम टू टाइम विद इन 10 years काफी काउंसिल एक्ट्स आए। सो मैं सब तो डिस्कस नहीं करूंगा इन दीज स्लाइड्स, क्योंकि ऑलरेडी आपने रिवीजन कर भी ली होगी और उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है भी नहीं। सो ये 3 काउंसिल एक्ट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। सो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 61, 92 एंड 1909। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम 1861 से बात करते हैं। सो अब यहाँ से क्या हुआ, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि एक न्यू ऑफिस बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियंस, जहाँ पे एक 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी। सो यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे उन काउंसिल्स में भी इंडियंस का जो है रिप्रेजेंटेटिव लिया गया इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज। जैसा भी मैंने बताया था कि अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ये इंडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि इंडियंस के लिए इंडियन लॉज बनाए, बट वहां पे जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो ब्रिटिशर्स का रहेगा। सो जस्ट टू रिफ्लेक्ट द यू नो टू आइडियोला मास ऑडियंस को ये लगे कि ये जो रूल्स है, ये जो कानून है, ये इंडियंस ने बनाए हैं। हाउएवर ये जो एक्चुअल में जो रूल्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स पास करते हैं, लाइक ब्रिटिशर्स उनको सजेस्ट करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिनकी भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे की जा रही है, जिन इंडियंस की, उनको इतनी पावर्स नहीं दी गई है। जैसा नेक्स्ट स्लाइड्स में है भी कि इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम इंडियंस बाय वॉइसराय एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ये ऑफिशियल मेंबर्स नहीं है, और ये ऑफिशियल मेंबर्स भी नहीं है, और ये मेजोरिटी में भी नहीं है इंडियंस, इसलिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ये डायरेक्ट पास नहीं कर सकते। नाउ इन 1862 लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय के वॉइसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, जिसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन थे जिनको नॉमिनेट किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। सो ये थे बनारस के राजा एंड पटियाला के महाराजा एंड सर दिनकर राव। सो इन 3 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था। अब बेसिकली होता क्या है, 1830 यस 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन पीक पे आ चुकी थी, यहाँ पे अब उस सेंट्रलाइजेशन को चेंज किया जाता है, सब कुछ जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है। एंड 1833 में जो पावर्स ले ली गई थी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के से, वो पावर्स भी उनको रिस्टोर कर दी जाती है एंड वापस उनको पावर्स दे दी जाती है, राइट। माफी चाहूंगा, लाइक इट वाज नॉट इन 1833, इट्स इन 1773 जहां से स्टार्ट किया जाता है, एंड जो क्लाइमैक्स है वो 1833 पे पहुंचता है सेंट्रलाइजेशन का।
नाउ इस एक्ट में एक और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है जो कि कंट्रोल करेंगी पूरा का पूरा बंगाल का रीजन और जो नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, लाइक हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, ये जो एरिया है इस सब के लिए एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। एंड पंजाब के लिए भी इन 62, 66 या 97 में। ना अभी जो हमारे करंट जो इंडियन प्रेसिडेंट्स के पास पावर है, ऑर्डिनेंस पावर, ये पावर भी जो है उस समय इंट्रोड्यूस की जाती है फर्स्ट टाइम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो एट दैट टाइम इंडिया के वॉइसरॉय होते हैं उनको ये पावर दी जाती है कि अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्टिव नहीं है या फिर वो उस टाइम सेशन में नहीं है, तो इमरजेंसी में कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। एंड सेम लाइक करंट गवर्नमेंट, उस टाइम की गवर्नमेंट में भी उसकी जो टाइम पीरियड था जब तक वो ऑर्डिनेंस लागू रहेगा या जब तक उसकी लाइफ रहेगी, वो 6 मंथ्स थी। अदर देन दिस, इसी एक्ट पे जो है हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। सो पोर्टफोलियो सिस्टम इज लाइक द करंट गवर्नमेंट सिस्टम की जहाँ पे एक से ज्यादा पोर्टफोलियो, लाइक एक से ज्यादा डिपार्टमेंट एक सिंगल मिनिस्टर को दिया जाता है। तो सेम उस टाइम पे भी मिनिस्टर्स तो वहाँ उस टाइम पे हुआ नहीं करते थे, तो मिनिस्टर्स की जगह वहाँ पे जो वॉइसरॉय काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, उनको इंचार्ज बना दिया जाता था एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के। एंड उन्हीं के डिसीजन जो है फाइनल उन्हीं के द्वारा उस डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लिए जाते थे। नाउ इट केम लेट्स कम टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। नाउ इसने जो क्या किया, इसने सबसे पहले तो जो मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनका जो काउंट है उनको इंक्रीज किया, लेकिन वो भी एक कैलकुलेटिव मूव था। कैलकुलेटिव मूव इन दैट सेंस कि अगर उनकी उनका काउंट बढ़ जाता है तो दे कैन टेक दो डिसीजन एज वेल, जहाँ पे मेजोरिटी में जीत सकते हैं और उन कानूनों को पास करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक लिमिटेड नंबर्स में इनका इंक्रीज काउंट इंक्रीज किया कि ये मेजोरिटी में ना आ सके। नाउ यहीं से जो है 1892 से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को और फंक्शंस एंड पावर्स दी गई। एंड उनको ये भी पावर दी गई, अभी तक जो है वो बजट को ना ही डिस्कस कर सकते थे एंड ना ही क्वेश्चन पूछ सकते थे। अभी भी उनके पास ये पावर नहीं है कि वो बजट को फॉर्मुलेट कर सके या फिर बजट में क्या क्या चेंजेस लाने वो चेंजेस ला सके। ये पावर उनके पास अभी भी नहीं थी, बट यस, एटलीस्ट नाउ दे कैन डिस्कस द बजट इन द सेशन। एंड क्वेश्चन भी पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से कि क्या रीजंस है इस बजट में ये पॉइंट्स लाने के लिए, क्या 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 फ्रेमवर्क है इस बजट में, और हमारे लिए क्या क्या रहेगा इस बजट में, या हमारे इस प्रोविंस के लिए क्या क्या रहेगा बजट्स में, या फिर किसी को हायर बजट अलॉट किया है तो उस अलॉटमेंट के पीछे क्या रीजन है। तो ये सब भी डिस्कस वो लोग कर सकते थे इन दिस एक्ट। और अदर देन दिस सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेशन इस बार प्रोवाइड किया गया। जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से हमने मेंबर्स लिए। अदर देन दिस नाउ जो है, अगर मैं कहूँ कि ग्रास रूट लेवल से भी उन्होंने ट्राई किया कि हम ग्रास रूट लेवल पे भी काम करें, वहाँ से भी हम कुछ नॉमिनेशंस लेके वहाँ के मेंबर्स को भी इंक्लूड करें, जिसमें जमींदार, चैम्बर्स, म्यूनिसिपैलिटीज, ये म्यूनिसिपैलिटीज उस समय से बॉम्बे, कोलकाता एंड यस, सो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज अभी की है, उस टाइम की जो सी पोर्ट्स के सिटीज हुआ करती थी वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज थी। लाइक फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी जो है एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजंस रखा इलेक्शंस के लिए। और ये जो इलेक्शंस के लिए जो प्रोविजंस रखा था, ये रखा गया था जो ये मेंबर्स इंक्रीज किए गए थे नॉन ऑफिशियल्स, इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की सीट्स को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल काउंसिल्स में। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे इलेक्शन का वर्ड यूज नहीं किया गया है। जैसा ऊपर मैंने डिस्कस भी किया था कि नॉमिनेट करने हैं मेंबर्स को, पीपल्स विल नॉमिनेट द मेंबर्स फॉर द काउंसिल्स फ्रॉम दीज एरियाज। सो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन है, हाउएवर इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्शन। बट अभी तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ब्रिटिशर्स के थ्रू इलेक्शंस के वर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। नाउ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट्स द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। एंड मॉर्ले इसलिए क्योंकि उस समय के जो वॉइसरॉय सॉरी सेक्रेटरी थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे, और मिंटो जो थे हमारे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। नाउ इसमें ये हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स चाहे वो सेंट्रल हो या लेजिस्लेटिव्स हो, उसके जो मेंबर्स थे उनको 16 से 60
कर दिया गया। एंड हर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इनका जो काउंट था, इनके जो नंबर्स थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे, वो काफी पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अगेन जो प्राइम मोटिव है वो ब्रिटिश का यही है कि रूल्स उनके पास किए गए, तो दैट्स वाई जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी, राइट, वो अभी तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास थी जहां पे ब्रिटिश से ज्यादा थे। एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थी उनके पास नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस का एसोसिएशन हुआ, मतलब इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय में डायरेक्ट। एंड जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये फर्स्ट इंडियंस भी रहे जिन्होंने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को ज्वाइन किया एज अ लॉ मेंबर। नाउ इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इसमें कुछ खामियां थी। लाइक इससे पहले अगर मैं 1905 की बात करूं तो जहां पे बंगाल डिविजन हुआ था, राइट, सो इन सबको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इसको ही लाइक बेस बना के इसी एक्ट पे 1909 पे एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रखा जहां पे मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। एंड इसलिए क्योंकि जैसे बंगाल का डिवीजन किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि बंगाल जो है उसमें हिंदू अलग और मुस्लिम अलग करके हम दो अलग स्टेट्स बनाएंगे। सो दैट्स वाई जब ये फैसले को रोल बैक कर दिया, जब डिवीजन को रोल बैक कर दिया गया, सो स्टिल दे वांट कि इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनल फ्लेवर रहे। तो उस डिसीजंस को ओवर वापस लेने के बाद इन्होंने एक नया कम्युनल तरीका निकाला कि इंडियन की पॉलिटिक्स में कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ा जाए। एंड दैट्स विद द हेल्प ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल, जो आगे चल के बहुत बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। एंड बाद में उसको जो है यू नो स्क्रैप भी कर दिया गया। सो अब इसमें होता क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट में ये हुआ करता था कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम अगर कोई मेंबर्स किसी कॉन्स्टिट्यूशन से खड़ा हो रहा है तो उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते हैं, नॉन मुस्लिम वोटर्स उसको वोट नहीं दे पाएंगे। एंड इसको जो है उन्होंने लीगलाइज भी कर दिया एंड उनको लॉ भी बना दिया। एंड दैट्स वाई जो उस टाइम के हमारे वॉइस ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मिंटो, उन्हीं को जो है हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं इंडिया में। नाउ this act also provide a complete separate representation of chamber of commerce, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार, जो पिछले एक्ट में हुआ था, यहाँ पे उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कल हमारा लास्ट पार्ट रहेगा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999, सॉरी 1919, एंड देन 1935 एंड लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सो ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल इस सीरीज का लास्ट पार्ट रहेगा जहाँ पे हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। मीनवाइल है पिछले स्लाइड पिछले लेक्चर्स को भी अभी गो थ्रू कीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए टू गेट देम रिजॉल्व। एंड राइट, एंड जितना हो सके इस स्लाइड्स को रिवाइज कीजिए फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। Thank you so much. And if you really like the content, if you really, like the initiative, then I request you to please, subscribe the channel and press the bell icon so that कोई भी वीडियो जो आती है अपकमिंग टाइम में वो आपसे मिस ना हो। And have that's all for today. Have a good day. Bye.